इंतजाम, यूपी हरियाणा में सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भारत सेवाश्रम संघ में की पूजा अर्चना, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बंगाल में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले पर बोली सीएम ममता, बीजेपी पर साधा निशाना, हमले को बताया साजिश, रेलवे पर भी उठाए सवाल। तो वहीं उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत बनी मिस्ट्री, परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग, तीसरी लड़की की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। रुक करते हैं खबरों की ओर। किसान संगठनों की ओर से आज देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। गुरुवार को देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है। और वहीं किसानों के रेल रोको अभियान का असर दोपहर 12 बजे से दिखना भी शुरू हो गया है। बता दें आपको कि पंजाब, हरियाणा समेत देश भर में किसानों की ओर से ट्रेनें रोकी जा रही है। और हम यहां आपको 4 ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीरें अमृतसर से है, जहां किसानों के रेल रोको अभियान का ये पूरा असर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तस्वीर फतेहगढ़ साहिब की है, जहां किसानों की ओर से मोर्चा संभाला गया है। और इसके अलावा आप तस्वीरें हरियाणा के पलवल की भी देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर उमड़ चुके हैं। और आखिरी तस्वीरें आप पटना से देख सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। और तो ये चारों तस्वीरें आप अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में रेल रोको अभियान भी शुरू हो चुका है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, जहां एक तस्वीर पंजाब के अमृतसर की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर फतेहगढ़ साहिब की है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पलवल की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे तीसरे नंबर पर है। पटना में भी ऐसा खासा असर देखने को मिला है, जहाँ रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। तमाम जगह पर ये रेल रोको अभियान शुरू है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। वहीं फतेहगढ़ साहिब में किसान संगठनों ने रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन का ये रेल रोको आंदोलन जारी है। किसान कई स्थानों पर रेल पटरियों पर पहुंचे हैं और रेल ट्रैक को जाम कर दिया है। कई जगहों पर किसान रेल पटरियों पर धरना देकर बैठ गए हैं और इस दौरान किसान केंद्र सरकार और कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, संगरूर और सहित कई जगहों पर किसानों के रेलवे ट्रैक पर पहुंचने और धरना देने की खबरें हैं। अमृतसर के वल्ला रेलवे क्रॉसिंग पर किसानों ने 12 बजे से पहले ही धरना देना शुरू कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो पंजाब में कई जगहों पर बाजार भी बंद कराए जाने की सूचना है। आपको बता दें कि किसानों ने बाजार भी बंद कराए हैं इसी दौरान। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही वक्त बचा है और राज्य का राजनीति पारा वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वो कई अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी जिले में आज ममता बनर्जी भी मौजूद रहेगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के गंगा सागर में पहुंचे हैं और यहां उन्होंने कपिल मुनि आश्रम में आरती की और साथ ही संतों से मुलाकात भी की। यहां अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गंगा सागर को भी बड़ा तीर्थ स्थल बनाएंगे और केंद्र सरकार को नमामि गंगा योजना अभी बंगाल में सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, और लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही यहां काम तेज रफ्तार से किया जाएगा। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे।
और आज पुण्य सलीला मां गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मित करने का सौभाग्य भारतीय जनता। तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए डकैतियां करने वाले जमात ए मुजाहिदीन के 11 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। और आपको बता दें कि इस आतंकी संगठन का मुखिया जहीलुल इस्लाम बांग्लादेश में 2005 में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों का मुख्य आरोपी है। उसने बर्दवान और गया में भी बम धमाकों को भी अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि NIA की विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में बांग्लादेश के 40 वर्षीय जहीलुल अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नज़ीर शेख, आसिफ इकबाल, आदिक शेख और साथ ही आपको बता दें कि अब्दुल करीम और मुशर्रफ हुसैन के नाम है। चार्जशीट में ये बीरभूम जिले के कदौर काजी और आपको बता दें कि SK और साथ ही मुस्तफिजुर हुसैन के अलावा मालदा जिले के मोहम्मद दिलावर हुसैन और बरपेटा जिले के आरिफ हुसैन का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। इस सभी पर आपराधिक साजिश रचने, डकैती डालने, सेंधमारी और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में भारतीय दंड संविधान के तहत कई धाराएं लगाई गई हैं। आम आदमी के लिए कोरोना का टीका इसी साल बाजार में उपलब्ध होगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि साल के अंत तक भारतीय बाजार में कोरोना का टीका आ जाएगा, जिसे कोई भी व्यक्ति खरीद कर लगवा सकता है। और इससे पहले पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने कहा था कि मार्च से अप्रैल महीने के बीच टीका बाजार में आने की बात कही थी। और वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने जून से जुलाई तक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद जताई थी। दरअसल गुलेरिया ने कोरोना के टीके की दूसरी डोज लेने के बाद ये कहा कि टीका खुले बाजार में तभी उपलब्ध होगा जब शुरुआती लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा और आपूर्ति और साथ ही मांग में समानता होगी। टीका 2021 के अंत या उससे पहले आएगा। वैक्सीन से लोगों को नहीं घबराना चाहिए। हमारे देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसे हमें ठीक बनाए रखना होगा। उसके लिए टीका लगाना जरूरी है। तो आज मैंने दूसरा टीका लगाया है, जो बूस्टर डोज है कोवैक्सीन का। पहला जब टीका मैंने लगाया था तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक रहा था। मैं उसी के कुछ घंटों बाद काम पे पूरी तरह से बिज़ी रहा और बीच में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और इसलिए मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से ना घबराएं, बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन और आगे आके टीका लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडमिक से बाहर निकलना है। और अभी पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ, हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन हमें उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और उसके लिए रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करने के मकसद से कांड देशों के विदेश मंत्री आज तीसरी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें, कार्ड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। ये बैठक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि विशेष रूप से इस बैठक में भारत प्रशांत क्षेत्र को और स्वतंत्र, मुक्त और साथ ही समावेशी बनाए रखने की दिशा में सहयोग पर चर्चा होगी।
और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाया है और इसमें कानून के शासन का पालन करने समेत समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा शामिल है, ताकि चीन का क्षेत्र में बढ़ता दबदबा कम हो सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित कर रही थी। आपको बता दें कि इसी बीच सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा के गेट पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का विरोध किया और वहीं बहुजन समाज पार्टी के 7 बागी विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की और विधानसभा के गेट में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी की अगुवाई में सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति वो ठीक नहीं है। साथ ही सपा ने किसानों का मुद्दा और पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का मसला भी उठाया। सपा ने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है और इससे पहले सपा के कई विधायक और कार्यकर्ता ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की माने तो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे केंद्र की किले ठोको बीजेपी की सरकार हो या यूपी की ठोको बीजेपी सरकार, ये किसान आंदोलन के साथ खड़े जन समर्थन से डरकर किसानों के प्रतीक तक से भयभीत है और इसलिए यूपी विधानसभा से सत्र में ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे सपा के विधायक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, वो निंदनीय है। तो वहीं बिहार चुनाव के बाद भी यहां की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास करिश्मा न दिखा पाने वाले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता आज जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं और इन नेताओं में बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी से एलजेपी में शामिल हुए रामेश्वर का ये नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के ये नेता गुरुवार दोपहर 2 बजे केशव सिंह के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह के सामने जेडीयू में शामिल हुए थे। तो लद्दाख में गुरुवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। यह भूकंप लद्दाख में सुबह 7:39 पर आया। तो फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें आपको कि इससे पहले मंगलवार को भी लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई थी। भूकंप के झटके रात के 10 बजे महसूस किए गए थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा के 12वें दिन भी राहत और बचाव लगातार जारी है। राहत टीमें आपदा प्रभावित इलाके तपोवन परियोजना की सुरंग ऋषिगंगा और धौलीगंगा समेत आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं और आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरुवार को तपोवन परियोजना की सुरंग के इलाकों में एक और शव मिला है। सुरंग में से अब तक कुल कई शव बरामद किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें 59 शव और 26 मानव अंग अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। कुछ शवों की पहचान नहीं हो सकी है और आपको बता दें कि 49 शवों के डीएनए सैंपल मिलान के लिए FSL लैब देहरादून भेजे गए हैं। वहीं जोशीमठ थाने में कुल 204 लोगों की इस हादसे में गुमशुदगी दर्ज की गई है। एरिया है तपोवन टनल एरिया, वहाँ पर एक डेड बॉडी सुबह बरामद हुई है जो समय लगभग 4:30 बजे और एक एम्प्यूटेड लेग का पोर्शन मिला है जो एक अंग है वो यहाँ पर बरामद किया गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। टनल को खोदने का काम चल रहा है और बीच बीच में जो पानी आ रहा है उसको निकाला जा रहा है। रैनी क्षेत्र में जो कार्य चल रहा था वहाँ पर JCB काम कर रहा है और साथ साथ NDRF की टीम है उसमें खोज और बचाव कार्य कर रही है। ये धौलीगंगा रिवर के साथ साथ अब लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया जा चुका है। नदी के दोनों तरफ देखा जा रहा है कि कोई डेड बॉडी मिलने की अगर संभावना हो। साथ ही जो पीछे डोजर काम कर रहे हैं
उनको सपोर्ट देने का काम किया जा रहा है, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, बिना डर के साथ काम कर सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण करने के बाद तमिलसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया है। हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव मिला है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को मंगलवार रात पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया था। उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्होंने जो भी काम किया वो संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला था। किरण बेदी ने उन सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया था। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कार्यभार संभालने के बाद ये कहा कि कल पूरी रात मैंने पुडुचेरी के लोगों की समस्याओं का विश्लेषण किया। मैं एक एक कर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी और मैं संविधान और साथ ही कानून के दायरे में रहकर काम करूंगी। महाराष्ट्र के पालघर में चुला युवा बेरोजगार और संघर्ष समिति की ओर से कोरोना काल में मरीजों को सेवा देने वाले स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर मोर्चा निकाला है। आपको बता दें कि दरअसल ये सभी कर्मचारी टेम्परेरी तौर पर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त किए गए थे, जिन्हें अब नौकरी से अचानक हटा दिया गया है, जिसको लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो रुक करते अगली खबर का। मुंबई से 20 लाख रुपए चोरी करके भागने वाले आरोपी को पकड़ने में मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के सोनीपत से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की टीम चोर को पकड़ने के लिए मुंबई से करीब 1400 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत पहुंची और चोर को गिरफ्तार किया। बता दें आपको ये भी कि अरेस्ट किया गया चोर मुंबई के अंधेरी इलाकों में रहने वाले एक बिजनेसमैन के घर से 20। तो रुक करते अगली खबर का। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंगलवार रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हाईवे पर एक बारात में उस वक्त मातम पसर गया जब एक अनियंत्रित कार ने कई बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग वो घायल बताए जा रहे हैं। मामला नई मंडी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब दुल्हन कार के सनरूफ पर डांस कर रही थी और इस हादसे के बाद शादी समारोह में कोहराम मच गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में शादी के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में दो पक्ष एक दूसरे से उलझ गए और खाना खा रहे लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि माधोपुर निवासी निखिल बेरवा नामक बाराती की हत्या कर दी गई और वहीं आरोपी मौके से फरार भी हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और जो एफआईआर मिली है, एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है, आगे अनुसंधान चल रहा है। नामक युवक भी अपने दो साथियों के साथ में यहाँ बारात में आया हुआ था। बारात में खाना खाने के पश्चात वो लोग जा रहे थे, तो खाना खाने से पहले और उन्हीं के कई साथियों से जब डांस कर रहे थे तो इस डांस पे आपस में छोटा मोटा झगड़ा हो गया और उस बात की रंजिश को लेकर ये जब जाने लगे तो गंगापुर जो बाईपास है उस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। बाईपास कौन सा? उदय बाईपास है? हाँ, उदय बाईपास। बहराबाद टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं टोल प्लाजा का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि तो ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के बैरिकेड्स को खत्म कर दिया, तोड़ दिया गया और लंबे जाम को बिना टोल दिए गाड़ियों को निकालकर टोल को बंद कर दिया गया। काफी देर के बाद टोल के आलाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का जो गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ। ग्रामीणों ने अपनी मांग में टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी तक के रहने वाले ग्रामीणों को टोल फ्री करने की मांग की है और इसके बाद आलाधिकारी और साथ ही ग्रामीणों के बीच काफी नोकझोंक के बाद 15 किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वाले क्षेत्र वासियों को बिना टोल शुल्क दिए जाने की बात पर लिखित रूप में आश्वासन दिया है। तो इसी के चलते रुक करते अगली खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15वें स्थापना दिवस पर उज्जैन में जगह जगह पर पीएफआई के झंडे फहराए गए। आपको बता दें कि इन सभी जगह के फोटो सामने आने के बाद पुलिस महकमे और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद रात में नागौरी मोहल्ले में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन, इंदौर, देवास सहित अन्य जगहों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत पर 2 मिनट का ये मौन रखवा दिया। आपको बता दें कि यूपी में पीएफआई के 2 सदस्यों के पास से ये विस्फोटक मिला था, जिस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है। हमने किसानों की मौत पर मौन इसलिए रखा क्योंकि शुरू से ही हम किसान आंदोलन के साथ थे और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली का भी समर्थन किया। उसी सिलसिले में आज एक उज्जैन जिले का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें उज्जैन की अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने शिरकत करी है और हमारा प्रोग्राम करना हर साल, जैसे आज का ही दिन है, उसमें तो वहीं कोलकाता से लेकर दिल्ली मेट्रो के कर्णधार और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। दरअसल बीजेपी ने दावा किया कि मेट्रो मैन श्रीधरन 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें आपको कि केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्र के नेतृत्व में बीजेपी 21 फरवरी से विजय यात्रा निकाल रही है और केरल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के सुरेंद्र ने कहा कि श्रीधरन 21 फरवरी को कासरगोड से शुरू होने वाली पार्टी की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि श्रीधरन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि अब इस श्रीधरन की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को कोलकाता मेट्रो से लेकर दिल्ली मेट्रो तक में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। मेट्रो जैसे क्रांतिकारी परिवहन माध्यम में उनके इन्हीं योगदानों की वजह से साल 2001 में उन्हें पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, विकास कार्यों में उनके योगदान को देखते हुए फ्रांस सरकार ने भी साल 2005 में उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने उन्हें एशिया का हीरो का टाइटल दिया था।
तो वहीं मुंबई में बिजली विभाग के कार्यालय में मनसे का गुस्सा देखने को मिला है। साथ ही कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई। दरअसल बिजली बिल को आम लोगों के नहीं भरने के कारण बिजली विभाग ने घरों के कनेक्शन काट दिए, जिसे लेकर मनसे कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए। हालांकि बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मनसे लगातार आवाज उठा रहे हैं। ताजा मामला मुंबई से सटे न्यू मुंबई नेरुल का है, जहां नेरुल बिजली विभाग कार्यालय पर मनसे कार्यकर्ताओं ने बिजली काटने को लेकर पहले अधिकारियों के साथ बहस की, फिर जमकर तोड़फोड़ भी की। बिजली विभाग के अधिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरे दफ्तर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। शिकायत मिलते ही अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और 4 मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें उन्होंने लिखा था कि छोटी गाय की बच्चियां मेरे घर आई है। पुंगनुरु गाय की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। दिखने में काफी खूबसूरत है। लोग पुंगनुर बच्चिया को देखकर खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहे हैं। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट और वजन 150 से 200 किलो होती है। और आपको बता दें कि पुंगनुरु गाय एक दिन में 4 से 5 लीटर हाई मिल्क देती है। बता दें आपको ये भी कि ये गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव में पैदा हुई थी और इसलिए इसे पुंगनूर गांव गाय ये बोला जाता है। ये गाय काऊ के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये गाय बेहद दुर्लभ और विशेष नस्ल की है। इसमें भैंस के दूध के बराबर ही फैट पाया जाता है और इस गाय की कीमत 3.5 लाख तक होती है। आमतौर पर गाय के दूध में 3% तक ही फैट होता है, लेकिन इस गाय के दूध में 8% तक फैट पाया जाता है। वहीं सरकारी डाटा के मुताबिक गाय की पुंगनूर नस्ल विलुप्त होने की कगार पर है और भारत में मुश्किल से अब 1000 पुंगनूर नस्ल की गाय ही बची है। इसलिए सरकार मिशन पुंगनूर चला रही है और ताकि पुंगनूर गाय को ये बचाया जा सके और ये गाय दिन भर में सिर्फ 5 किलो चारा खाकर 5 लीटर तक दूध दे सकती है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।